नमस्कार साथियों, जीत क्लासेज भोपालगढ़ के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज अपन एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं और इसमें विशेष क्वेश्चन लेकर आया हूं, विशेष रूप से राजस्थान पुलिस और वीडियो एग्जाम के लिए और RS मेंस के लिए भी ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। तो राजस्थान भौतिक स्वरूप और प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित ये टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, राजस्थान में जिलों के किस समूह में राज्य के कुल वन क्षेत्र का लगभग आधा आवरण यानी पूछा गया अधिकतम राजस्थान में वन क्षेत्र वाले जिले कौन कौन से हैं। उन जिलों में राजस्थान का लगभग आधा वन आवरण क्षेत्र है। आधे वन इन्हीं कुछ जिलों में संग्रहित है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं अपन के, ऑप्शन देख सकते हैं आप, उदयपुर दौसा 12। तो इस क्वेश्चन को अटेंड करने से पहले ये याद होना चाहिए कि टॉप वन क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं, उनके अनुसार ये अटेंड कर सकते हैं। तो ऑप्शन देख सकते हैं आप, उदयपुर, दौसा, बारां, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, टोंक, कोटा। तो इनमें से अब सभी ऑप्शन देख लीजिए। तो इसमें एक ऑप्शन तो अपन को उदयपुर चूज करना होगा। जैसे उदयपुर चूज करना होगा और जैसे इन ऑप्शनों में दिया है जालोर, तो ये तो ऑप्शन ले ही नहीं सकते, जालोर में वन कम है। ये अजमेर वगैरह, अलवर, यहाँ भी अलवर में तो है, यहाँ बूंदी वगैरह यहाँ कम है, झालावाड़ बूंदी यहाँ कम ही है वन, ये भी नहीं ले सकते ऑप्शन। और सिरोही में है वगैरह, ये कोटा, टोंक, यहाँ बहुत कम है वन। और फिर अपन ऑप्शन ले सकते जैसे उदयपुर और चित्तौड़गढ़ है, प्रतापगढ़, बारां, अलवर। ये उदयपुर लगभग 2700 वर्ग किलोमीटर के आसपास वन क्षेत्र है और ये बारां, अलवर 1000 से 1100 लगभग आसपास ये वन क्षेत्र है वर्ग किलोमीटर में। प्रतापगढ़ में भी खूब वन क्षेत्र है और सिरोही और बूंदी। तो ऑप्शन नंबर इसके अनुसार अपन कर सकते हैं 2 नंबर ऑप्शन अपन का राइट हो जाएगा, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, थार रेगिस्तान की बलुई मिट्टी। बिल्कुल एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, विशेष क्वेश्चन ध्यान रखना इसमें। थार रेगिस्तान की जो बलुई मिट्टी है ये किन किन के मिश्रणों से बनी है। इसमें भौतिक गुणों के अनुसार उपस्थित तत्वों की मात्रा का अनुमान है। ठीक है, यानी ये रेतीली बलुई मिट्टी है, ये किन किन से बनी है, कितने प्रतिशत, कौन सा भाग है। तो इसमें एक तो होती है रेत, एक होती है इसमें गाद और एक होता है चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी इनमें कौन सा कितना प्रतिशत भाग है तो वो बताना अपन को। तो रेत, इसमें रेतीली यानी बालू के कण है, बड़े कण होते हैं जिसमें पानी है वो जल्दी सोख जाता है, वो कण ज्यादा है। तो 80 से 90% है ये रेत है इसमें। और गाद है इसमें 2 से 5%। 80 से 90% इसमें रेत है, बालू के कण बड़े कण होते हैं। और गाद होती है वो चिकनाई होती है, तो यानी ह्यूमस की मात्रा वगैरह वो क्षेत्र इसमें कितना है, 2 से 5% ही है। और चिकनाई इसमें कितनी है, तो चिकनाई का ध्यान रखना 2 से 10% तक इसमें चिकनाई होती है। तो इसमें ऑप्शन अपन का हो जाएगा, हाँ, रेत कितनी है इसमें 80 से 90%, गाद कितनी होती है 2 से 5%, और चिकनी मिट्टी, चिकनाई कितनी होती है 2 से 10%। इसके अनुसार अपन का ऑप्शन 1 नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ फैक्ट है दिए हुए, तो ध्यान रखना। रेतीली बलुई जो मिट्टी है इसमें क्या होता है, एक तो रेत होती है, एक गाद है, एक चिकनी मिट्टी है, को मिलाकर बनी है। ये है ना, इन तीनों से मिलकर बनी है, जिसमें क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ है। इन कार्बनिक पदार्थ बहुत कम होते हैं, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बहुत न्यून होती है, नहीं के बराबर होती है। कार्बनिक तत्व ज्यादा हो तो भूमि उपजाऊ होती है, कार्बनिक तत्व इसमें बहुत कम है इसलिए ये भूमि उपजाऊ नहीं है, यानी कार्बनिक तत्वों की कमी होती है। मृदा के कण किस प्रकार होते हैं, मोटे होते हैं, जल धारण की क्षमता बहुत कम होती है और जल शीघ्र ही नीचे की परतों में पहुंच जाता है। सही बात है। चलो नेक्स्ट है, अगला बिंदु दिया है, इसमें फैक्ट है अपन का, इस मृदा प्रकार में नाइट्रोजन की भी क्या है, कमी है। और किसकी, कार्बनिक पदार्थ, इंपॉर्टेंट बिंदु ही याद रखना, कार्बनिक पदार्थों की कमी है, नाइट्रोजन की भी कमी होती है। लेकिन
ये कैल्शियम लवणों की अधिकता होती है। कैल्शियम लवण है तो इसकी अधिकता होती है, लवणता की मात्रा अधिक होती है। और इस मिट्टी का लवणता की मात्रा अधिक है, इसका मतलब क्या है, इसमें पीएच मान भी अधिक होता है। पीएच मान 7 से अधिक होगा, ठीक है, पीएच मान भी इसमें अधिक है। तो ये इससे संबंधित फैक्ट थे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये बाद में आपको रजिस्टर में अपने उतारना है। विशेष ध्यान रखना इस क्वेश्चन के बारे में, ये क्वेश्चन आपको रजिस्टर में उतारना है, ये ध्यान रखना फैक्ट, और ये भी इसमें इंपॉर्टेंट बिंदु उतारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है, इन कूट के अनुसार बताना कौन से कथन सत्य है। तो मिश्रित पतझड़ वन 250 से 300 सेंटीमीटर की ऊंचाई, 250 से 300 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। वर्षा कितनी, 250 से 300 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वहां ये वन उगते हैं। कौन से, मिश्रित पतझड़। ये देखना है, फैक्ट चेक करना है। राजस्थान में वन क्षेत्र का, राजस्थान के वन क्षेत्र का 25% से अधिक भाग मिश्रित पतझड़ वन है। मिश्रित पतझड़ वन कितना बता रहे हैं ये, 25 से अधिक। और इसमें मिश्रित जो पतझड़ वन है इनके बारे में ये बात चल रही है, मिश्रित पतझड़ वन इनके बारे में बात चल रही है। और इसमें कहा गया ये वन क्षेत्र है, इसमें कौन कौन से पौधे आते हैं, तो धौंक है, साल है, बांस, खेर आदि पेड़ इसमें किसमें, मिश्रित पतझड़ वनों में गिने जाते हैं। तो इनमें देखना है कि कौन सा कथन है वो सही सुमेलित है, ये कूट के अनुसार इसमें देखना है कौन से सही है। फिर यहां से ऑप्शन ये है, तो बताइए कौन सा सही है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा हो गया, पहला सही है क्या, पहला ये फैक्ट सही है क्या, ये फैक्ट पहला दिया है, ये कूट दिया है, ये सही है क्या। राजस्थान में आपने कहीं पढ़ा है कि 250 से 300 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। अधिकतम अपन पढ़ते हैं झालावाड़ में, झालावाड़ में वर्षा होती है 120 दिन, 100 या 120 दिन होती है झालावाड़ में। और सिरुई माउंट आबू में होती है 150 सेंटीमीटर अधिकतम वर्षा। तो ये 250 से 300 सेंटीमीटर वर्षा वाला राजस्थान में है ही नहीं। और मिश्रित पतझड़ तो अपन राजस्थान में पढ़ते हैं ना, मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं। तो ये फैक्ट तो बिल्कुल, ये 250-300 सेंटीमीटर से अधिक ये वर्षा इतनी क्षेत्र राजस्थान में है ही नहीं। राजस्थान में अधिकतर है 120 तक है झालावाड़ में, और सिरोही में अगर माउंट आबू में कह दे तो 150 सेंटीमीटर अधिकतम वर्षा क्षेत्र ये है। और ये तो हो गया गलत, तो 1 नंबर गलत है, 1 नंबर गलत है, मतलब ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। और दूसरा देखते हैं, राजस्थान में वन क्षेत्र का 25% से अधिक भाग मिश्रित पतझड़ वन है। यानी राजस्थान का टोटल क्षेत्र है उसका 25% से अधिक भाग है मिश्रित पतझड़ वन है। एकदम राइट बात है, ये एकदम सही है ये, ठीक है। फिर मिश्रित पतझड़ वनों में कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं, डोंक है, साल है, बांस है, खेर है, ये वन पाए जाते हैं इसमें। तो ये भी सही है, 2 और 3 सही है इसमें। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन अपन का राइट हो जाएगा। अब इससे संबंधित कुछ फैक्ट अपन देखते हैं। मिश्रित पतझड़ वन, मिश्रित पतझड़ वन है उन प्रदेशों में पाए जाते हैं जहां वर्षा कितनी, 50 से 80 सेंटीमीटर, 50 से 80 सेंटीमीटर वाले क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। तो वहां क्या दिया हुआ था 250 से 300, तो वो गलत है। और 50 से 80 सेंटीमीटर क्षेत्र वाले में पाए जाते हैं। चलो इसमें है, वृक्षों के पत्ते वर्ष में एक बार जड़ जाते हैं, वर्ष में एक बार पतझड़ आती है इन वनों में, मिश्रित पतझड़ नाम इसीलिए ना, एक बार पतझड़ आती है वर्ष में एक बार, तो ये ठीक है। और मिश्रित पतझड़ वन राजस्थान के, अब ये जिले ध्यान रखना, मिश्रित पतझड़ वन वाला क्षेत्र कौन सा है, अपन को पता है कि ये 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र है। तो इसमें एक बात ध्यान रखना, इसमें जिले कौन कौन से दिए हैं, उदयपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, सोई माधोपुर, कोटा, बारां, इन जिलों में ये वन है। और चलो 1 मिनट, इसमें जिलों की स्थिति अपन देख लेते हैं। तो ये मिश्रित पतझड़ वन किस क्षेत्र में है, ये दूसरे क्वेश्चन का दिया हुआ है, फिर भी अपन यहाँ वो कर लेंगे, ठीक है ना। तो अपन को दिया एक तो उदयपुर का, एक यहाँ सिरोही का दिया, उदयपुर, सिरोही और डूंगरपुर, बांसवाड़ा। उसमें प्रतापगढ़ नहीं दिया, लेकिन देखो यहाँ चित्तौड़गढ़ दे दिया, ये दे दिया, तो प्रतापगढ़ तो है, ठीक है। और इसके बाद में झालावाड़, बारां और कोटा, बूंदी और भीलवाड़ा, राजसमंद ये जिले हैं। और
ये सवाई माधोपुर का दक्षिणी भाग भी शामिल है। तो ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र, इस क्षेत्र में, और इस क्षेत्र में वर्षा भी वही स्थिति है, वर्षा की स्थिति है कितनी कितनी 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। मिश्रित पतझड़ वन इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन था अपन के? हाँ, इसमें फैक्ट के बारे में बात कर रहे थे अपन, और इसमें मिश्रित पतझड़ वनों में कौन कौन सी वनस्पतियां हैं? धौंक, खेर, डाक, डाक के 3 पात, डाक, और क्या कहा जाता है? डाक, पलास, टेसु, फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट कह सकते हैं, जंगल की आग कह सकते हैं। ठीक है, और डाक वन राजस्थान में खमनोर, राजसमंद का हल्दी घाटी वगैरह खमनोर इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। हाँ, और धोकड़ा के वन राजस्थान में कितने? लगभग 58% सर्वाधिक धौंक के वन पाए जाते हैं। साल के वृक्ष, इसका भी ध्यान रखना, साल के वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? राजस्थान में सालर वन, एक अपन ने पढ़ा ना, सालर वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, या साल के वन कौन से जिलों में पाए जाते हैं? तो हाँ, तो साल के वन अपन को याद रखना है, इसमें उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ और सिरोही, अजमेर, अलवर और जयपुर, इन जिलों में पाए जाते हैं ये साल के वन, या साल कह दो या सालर वन कह दो, एक ही बात है। ठीक है, और इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखना। तो इनमें मिश्रित पतझड़ वनों में कौन कौन से हैं? धौंक है, धौंक, खेर, डाक, साल, बांस, तेंदू, क्या बनता है? तेंदू के पत्ते से बीड़ी बनती है, और अमलतास है, हरड़, ये आयुर्वेदिक पौधे हैं, बहेड़ा, ये आयुर्वेदिक पौधे हैं, आंवला वगैरह, तो ये वन इसमें पाए जाते हैं। ये सारे ध्यान रखना, किस में? मिश्रित पतझड़ वनों में। मिश्रित पतझड़ वनों का क्षेत्र कौन सा है? ये जिले भी ध्यान रखना है। और इनका वर्षा का क्षेत्र कितना, कहां से कहां तक? 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र वाले ये उन क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं, क्वेश्चन है डेगाना। डेगाना कहां है? नागौर में। डेगाना में अपन ने खान पढ़ी थी, कौन सी? टंगस्टन की, टंगस्टन की सबसे बड़ी खान भारत की, और वहां है रेवती, भाकरी वगैरह ये क्षेत्र। तो डेगाना नागौर का, ये बिलाड़ा जोधपुर का, और पाली, जालोर, ये कौन से नदी बेसिन में आते हैं? कौन सा नदी बेसिन है ये? तो अपन को पता है कि दक्षिणी राजस्थान में बहने वाली तो माही नदी है, जिसे कांठल की गंगा, ठीक है, आदिवासियों की गंगा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा, इन नामों से जानते हैं। लेकिन और चंबल पूर्वी राजस्थान, और हड़ौती क्षेत्र वगैरह दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बहने वाली नदी है। और साबरमती, साबरमती नदी है, तो साबरमती नदी का क्षेत्र कौन सा है? साबरमती, देखो साबरमती नदी उद्गम स्थल कहाँ है? तो गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से और इस क्षेत्र में बहती है। चंबल का क्षेत्र यह है, और कौन सी नदी थी? माही, माही नदी का क्षेत्र यह है। और अपन को इस क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं उसमें, तो इसमें दिया है अपन को ये डेगाना, बिलाड़ा, पाली और जालोर। तो कौन सा हो जाएगा अपन का ऑप्शन? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, लूणी बेसिन में पड़ते हैं ये क्षेत्र। तो लूणी एक पूर्णतः बरसाती नदी है, बिल्कुल सही बात है, बरसाती नदी है। और लूणी में, लूणी की सहायक नदियां देखो, सोकड़ी, सोकड़ी, एक सातला भी है, ध्यान रखना, ये नई एक नदी का नाम मिला है, तो ध्यान रखना ये भी सातला, मीठड़ी, खारी, बांडी, लीलड़ी, सागी और सरस्वती। लूणी नदी का उद्गम स्थल नागपाड़ अजमेर से कुछ ही दूर गोविंदगढ़ गांव तक जाती है, तब एक छोटी नदी आती है सरस्वती नाम की, वहां तक इस लूणी नदी को ही सरस्वती कहते हैं, सागरमती भी कहते हैं, ठीक है ना। तो सरस्वती नदी भी इसकी सहायक नदी है, गुहिया नदी भी इसकी सहायक नदी है। ये सारी किस दिशा से मिलती है? ये बाईं ओर से मिलने वाली, यानी बाईं ओर से, यानी लूणी नदी यूं बहती है, तो ये सारी नदियां इधर से मिलने वाली है, क्योंकि इसका बायां यही हुआ, इस दिशा से जा रही है, तो बायां ये क्षेत्र हो गया, तो बाईं ओर से। लेकिन एक मात्र नदी है जो दाईं ओर से मिलने वाली, कोंडलू गांव नागौर से जिसका उद्गम स्थल है, वो है जोजरी नदी। ये लूणी नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं है, मैदानी क्षेत्रों से होता है, वो है जोजरी नदी, और उसका कोंडलू गांव नागौर से उद्गम स्थल है। जोजरी एकमात्र सहायक नदी जो अपना जल लूणी नदी में दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, इसमें ये मानचित्र दिया हुआ है, और इसमें देखिए ध्यान से,
मानचित्र में चिन्हांकित चिन्हांकित कौन सा क्षेत्र जनवरी माह में निम्नतम तापमान, जनवरी में तापमान सबसे कम किस क्षेत्र में होता है? ये क्षेत्र बांट दिया, 1 नंबर क्षेत्र और 2 नंबर क्षेत्र यहां तक ले लिया ये, ठीक है। 3 नंबर क्षेत्र, ये पूरा 3 नंबर क्षेत्र यहां तक पूरा 3 नंबर, और 4 नंबर में ये कुछ बाड़मेर का क्षेत्र लिया है, और 4 नंबर में और लिया है, देखो इधर 12 और कोटा, बूंदी और दक्षिणी झालावाड़, ये झालावाड़ क्या सोई माधोपुर, 12 कोटा, बूंदी, दक्षिणी सोई माधोपुर, ये इसमें 4 नंबर में ये, और एक ये बाड़मेर का क्षेत्र लिया है, ये 4 नंबर में ये है, ठीक है। तो कौन से क्षेत्र में जनवरी महीने में तापमान कम होता है? सबसे कम तापमान जनवरी महीने में होता है, वो कौन सा क्षेत्र है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीडियो मेंस के लिए और आरएस के लिए जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान रखना। जनवरी माह में यानी सर्दी की ऋतु में तापमान कम कहाँ होता है? सबसे कम तापमान वाला जिला अपन को याद है, फिर भी ये क्वेश्चन हो जाएगा, तो चूरू अपन को पता है, चूरू सबसे कम तापमान वाला क्षेत्र है, और इस समय यानी 6 डिग्री से कम तापमान रहता है जनवरी में चूरू में। देखो चूरू, इसमें जिला आता है चूरू, और थोड़ा बीकानेर का क्षेत्र, और हनुमानगढ़ और गंगानगर यानी उत्तरी राजस्थान का क्षेत्र, इसमें 6 डिग्री से कम तापमान हो जाता है, और कभी कभी चूरू में ये जनवरी महीने में 0 डिग्री से भी कम हो जाता है तापमान, ठीक है। और एक बात का यहाँ ध्यान रखना, ये है ना ये क्षेत्र, इस जनवरी महीने में यहाँ तापमान 6 डिग्री से कम रहता है, तो यहाँ लगभग 10 डिग्री के आसपास तापमान रहता है सर्दी में ज्यादा ठंड नहीं पड़ती है। इनमें कौन कौन से जिले हैं? 12, कोटा, बूंदी और दक्षिणी सोई माधोपुर, इन जिलों में तापमान सर्दी के समय इतना कम नहीं होता, और एक क्षेत्र इसमें पड़ता है बाड़मेर का, यहाँ भी इतना कम नहीं होता, ठीक है। ये क्षेत्र, ये 4 नंबर में ये और ये दोनों दे रखे हैं, तो इनमें 10 डिग्री के आसपास तापमान रहता है, और यहाँ होता है 6 से कम, कभी माइनस में भी चला जाता है, ये क्षेत्र है। और एक विशेष बात इसमें ध्यान रखना, जो क्षेत्र यानी गर्मी के समय इसमें दिया है अपन को सर्दी के समय इन क्षेत्रों में यानी राजस्थान का ये क्षेत्र है, इसमें तापमान इधर से इधर इस ये क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में सर्दी के समय तापमान कम होता है, ठीक है, बहुत ठंड पड़ती है। इन क्षेत्रों में इधर राजस्थान का अरावली के उधर है, वो तापमान सामान्य रहता है, ज्यादा ठंड नहीं पड़ती है। लेकिन उल्टा है गर्मी के मौसम में ये बहुत गर्म होता है, और ये इतना गर्म नहीं हो पाता, ठीक है। वनस्पति ज्यादा है इधर, और ये वर्षा भी इधर ज्यादा होती है, तो ये इतना गर्म नहीं हो पाता। तो अपन का ऑप्शन इसमें कौन सा राइट करेंगे? तो जनवरी महीने में न्यूनतम तापमान सबसे कम तापमान वाला कौन सा हो गया? ये 1 नंबर दे रखा है, 1 नंबर इसमें दिया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इससे संबंधित अपन को फैक्ट दे रखे हैं, ये विशेष ध्यान रखना और उतार लेना अपने रजिस्टर में। राजस्थान में जनवरी माह में शीतकाल चरम पर होता है, शीत ऋतु है वो चरम स्थिति में होती है। इस समय संपूर्ण उत्तरी राजस्थान, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू और झुंझुनू जिलों में तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से भी कम चला जाता है, कभी कभी माइनस में भी चला जाता है। इस दौरान चूरू, गंगानगर में इस समय अनेक बार तापमान 0 से भी नीचे चला जाता है, ठीक है। इसी प्रकार इस दौरान 4 नंबर में जो फैक्ट दिया है, वो जो 4 नंबर इधर तो एक तरफ दिया है बाड़मेर, और उधर 4 जिले अपने दिए थे। 4 जिले कौन से थे बताइए वापस? 12 था, कोटा, बूंदी और दक्षिणी सोई माधोपुर का। तो वो है इसमें बाड़मेर, कोटा, 12, बूंदी और दक्षिणी सोई माधोपुर का क्षेत्र है, वो 10 डिग्री के आसपास तापमान होता है यहाँ, ठीक है। यानी जनवरी के महीने में अपन का उत्तरी राजस्थान का जो 6 डिग्री के आसपास है, इससे नीचे भी, ये 0 भी चला जाता है, ठीक है, माइनस में भी चला जाता है, लेकिन इन जिलों में तापमान है वो 10 डिग्री से अधिक रहता है, 10 डिग्री से अधिक रहता है। यहाँ ठंड बहुत कम पड़ती है, ज्यादा ठंड नहीं है। राज्य के शेष भाग अगर इनको छोड़ दें, जो अपन ने चिन्हित किया 1 नंबर और 4 नंबर, इनको छोड़ दें, बाकी सारे राजस्थान में 6 और 10 के बीच में टेम्परेचर रहता है जनवरी महीने में, 6 से 10। शेष राजस्थान में तापमान कितना? 6 से 10 डिग्री सेल्सियस के मध्य होता है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अरावली पर्वतीय क्षेत्र से संबंधित तथ्य कौन सा सही नहीं है? कौन सा तथ्य है वो सही नहीं है? राजस्थान में अरावली का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, अरावली इधर है, तो ये क्षेत्र कौन सा हो गया? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। तो पहला फैक्ट तो अपन का क्या हो गया?
सही हो गया। और अरावली का क्षेत्रफल कितना, 9%। कुल राजस्थान के 9% भूभाग पर अरावली है, और अरावली क्षेत्र में जनसंख्या कितने प्रतिशत है, 10% जनसंख्या निवास करती है। तो ये भी दूसरा फैक्ट भी एकदम सही है। उत्तरी अरावली के निर्माण में क्वार्टजाइट और फाइलाइट चट्टानों के विशेष योगदान है। यानी उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी अपन पढ़ते हैं रघुनाथगढ़ शिखर में, और उसकी ऊंचाई अपन पढ़ते हैं 1055। तो रघुनाथगढ़ शिखर वगैरह इन क्षेत्र में, उत्तरी अरावली में चट्टाने पहाड़ियां अरावली की किन से बनी है, तो क्वार्टजाइट और फाइलाइट चट्टानों से निर्मित है। और ध्यान रखना मध्य अरावली, तो मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी है, कौन सी है, वो है मोरम जी, या कह सकते हैं मायर जी, मोरम जी या मायर जी। ये टोटगढ़ के पास है स्थित है और अजमेर में स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, मोरम जी, तो इसकी ऊंचाई है ये 933 मीटर, मोरम जी या मायर जी की ऊंचाई है। और ये तारागढ़ भी मध्य अरावली की चोटी है, मध्य अरावली की चोटी है, लेकिन इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 870, या एनसीईआरटी में दिया है 873 या 870 मीटर ऊंचाई किसकी है, तो ये तारागढ़ अजमेर की है। हाँ, तो इसके अनुसार अपन का कौन सा ऑप्शन गलत हो गया, तो 4 नंबर ऑप्शन है वो गलत है। नेक्स्ट, इससे संबंधित कुछ फैक्ट है दिए हुए, इनके बारे में बात करते हैं। अजमेर में विस्तृत मध्य अरावली में एक और पर्वत, देखो अजमेर में ना मध्य अरावली है, एक और बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं, तो दूसरी और गहरी घाटियां भी है अजमेर में। अजमेर पुष्कर से अजमेर की ओर बढ़ते हैं तो गहरी घाटियां, एक तरफ बहुत ऊंचा पहाड़ है। तो एक तरफ मध्य अरावली में एक और क्या है, पर्वत श्रेणियां, तो दूसरी और संकीर्ण घाटियां, और एक तरफ साइड में समतल मैदान भी पड़ता है। ठीक है, मारायर जी, ये मायर जी है ना, ये क्या है, मायर जी या मायर जी, या क्या और क्या कह सकते हैं, मोरम जी कह सकते हैं। ये टोटगढ़ तहसील है अजमेर की, यहाँ पर है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 933.72 मीटर ऊंचाई है इसकी, किसकी, मायर जी की। मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी है ये। ठीक है, और फैक्ट क्या दिया है, प्रमुख चोटियों में नाग पहाड़ की ऊंचाई कितनी दी है, 795 मीटर, 795 मीटर नाग पहाड़ है ये अजमेर। नाग पहाड़ से कौन सी नदी का उद्गम स्थल है, लूनी नदी का उद्गम स्थल है। और तारागढ़ की ऊंचाई दे रखी है 870, या एनसीईआरटी के अनुसार 73 भी है। इस क्षेत्र में अब विशेष ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज है, उत्तरी अरावली में 2 प्रकार के थी चट्टाने, किससे, क्वार्टजाइट और हाईलाइट प्रकार की चट्टाने थी। और मध्य अरावली में चट्टाने किन से निर्मित है, किस प्रकार की है, तो संगमरमर, क्वार्टजाइट और ग्रेनाइट चट्टाने है। मध्य अरावली में किस प्रकार की चट्टाने है, संगमरमर, क्वार्टजाइट और ग्रेनाइट प्रकार की चट्टाने हैं मध्य अरावली क्षेत्र में। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बरदर्रा, जोधपुर से जयपुर जाते समय बीच में आता है बरदर्रा, बर ब्यावर अजमेर। ठीक है, तो बरदर्रा, और ये तो आपने पढ़ा है लेकिन ये नहीं पढ़ा है, ये नोट कर लेना। एक है परवेरिया दर्रा, मध्य अरावली के दर्रे इनमें से कौन से नहीं है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ध्यान रखना। तो एक है परवेरिया दर्रा, शिवपुर घाट और सुरा घाट, ये दर्रे हैं मध्य अरावली के प्रमुख दर्रे हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, नदी और उपनाम, ये भी क्वेश्चन नॉर्मल नहीं है, आराम से पढ़ना और करना, क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं, ध्यान रखना। एक तरफ नदियां दी है, एक तरफ इनसे संबंधित जानकारी है। तो क्या जानकारी है, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, वो भी किस हिसाब से, राज्य में पूर्ण बहाव की दृष्टि से। ठीक है, दूसरा है आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी, आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी। और एक है मरु आशा, इन नदियों के मतलब उपनाम और विशेषता दी हुई है। राजस्थान का शौक, किस नदी को कहा जाता है, राजस्थान का शौक। और मेवल की गंगा, किसे कहा जाता है, मेवल की गंगा। ये नदियां हैं, सुमेलित कीजिए। तो ध्यान रखना, ये अपन को दिया, देखो मेवल क्षेत्र कौन सा है, मेवल, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। तो हाँ, मेवल क्षेत्र दक्षिणी राजस्थान का मेवल क्षेत्र, मेव जनजाति रहती है, मेव जनजाति के कारण इसे मेवल कहा गया, मेव जनजाति होने के कारण। ठीक है, तो
ये नदी है माही, दक्षिण राजस्थान में बहने वाली माही नदी। कांटल की गंगा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा, आदिवासियों की गंगा, आदिवासियों की जीवन रेखा, और कांठल की गंगा, ये सारे नाम किसके हैं? माही नदी के हैं। तो माही नदी में क्या हो जाएगा? डी में क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब कांतली नदी कहां बहती है? खंडेला की पहाड़ियां शिखर से मंडरेला झुंझुनू तक जाती है, चूरू सीमा से पहले समाप्त हो जाती है। और कांतली नदी पर्वत क्षेत्र को तोरावटी कहा जाता है। झुंझुनू जिले को 2 भागों में बांटने वाली नदी है। कांतली नदी और गणेश्वर सभ्यता स्थल इसी नदी के किनारे स्थित है। तो कांतली नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली अंत्य प्रवाह की सबसे लंबी नदी, पूर्णतः राजस्थान में, यानी आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी किस दृष्टि से? पूर्ण बाहु की दृष्टि से। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसमें। और फिर है काकनी, इसको कहते हैं काकनेय, इसको काकनेय, काकनेय भी कह सकते हैं। इसको मसूरदी भी कहा जाता है, मसूरदी, इसको मसूरदी भी कहा जाता है। जैसलमेर में बहती है। और कौन से गांव से उद्गम स्थल है इसका? कोटड़ी गांव, कोटड़ी गांव जैसलमेर से उद्गम स्थल है। और बुध झील में गिरती है, बुध झील में गिरती है। अधिक वर्षा होने पर मीठा खाड़ी तक जाती है। यह भी अंत्य प्रवाह की मरुस्थलीय नदी है, मरुस्थल में समा जाती है, छोटी बड़ी खाड़ी है। तो ये अंत्य प्रवाह की सबसे छोटी है, अंत्य प्रवाह की सबसे छोटी है। तो इसमें यह हो जाएगा। और गगर, गगर को अब क्या कहेंगे? मरु आशा कहोगे या राजस्थान का शौक कहोगे? हैं? तो हाँ, कभी बाढ़ की स्थिति भी आ जाती है तो राजस्थान का शौक कहा जाता है। गगर नदी किन 2 नदियां, प्राचीन नदियों की जगह बह रही है? सरस्वती और दृष्टवती। प्राचीन सरस्वती नदी, दृष्टवती नदी, उन नदियों में अत्यधिक बाढ़ की स्थिति आने के कारण ये वो नदियां, ये अपन का मरुस्थल क्षेत्र बन गया, ठीक है ना, ये भी माना जाता है मरुस्थलीय क्षेत्र का। और गगर नदी के किनारे सभ्यता स्थल कौन सा है? तो कौन सी सभ्यता स्थल है? कालीबंगा, कालीबंगा, पीलीबंगा, हनुमानगढ़ वगैरह। तो ये है ना, हनुमानगढ़ में। तो ये सभ्यता कहाँ है? कौन सी नदी के किनारे? गगर नदी के किनारे है। तो ध्यान रखना, इन प्राचीन काल में सरस्वती, दृष्टवती नदियों में बाढ़ की स्थिति इसी नदी के कारण बनी थी। तो इसे राजस्थान का क्या कहा जाता है? राजस्थान का शौक कहा जाता है, राजस्थान का शौक कहा जाता है। राजस्थान का शौक कहाँ लिखा? ये 4 नंबर में। और कांतली वाला क्या हो जाएगा? सबसे, हाँ। तो मरु आशा वाली इसमें कोई नदी है नहीं। मरु आशा किसे कहा जाता है? वन की आशा, वर्णाशा तो वशिष्ठी वगैरह वो कहा जाता है किसको? बनास नदी को। मरु आशा कह सकते हैं अपन किसको? लूणी नदी को। बाकी यहाँ कोई नहीं है, लूणी इसमें है नहीं। तो ऑप्शन नंबर गगर, गगर में क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन? राजस्थान का शौक। तो 1 में क्या है? 4, 1 में 4। तो यही ऑप्शन सही हो रहा है। और फिर है 2 में क्या है? 1 नंबर। चलो वापस इसमें मिटाने में, हाँ। तो ध्यान रखना, गगर राजस्थान का शौक, कांकनी अंत्य प्रवाह सबसे छोटी नदी, कांतली, कांतली अंत, हाँ इसमें 1 हो जाएगा। और माही हो जाएगा, हाँ। तो इसमें 1 नंबर में क्या हो जाएगा? 4, 1 में 4। और बी में क्या है? बी में 2 है, हाँ बी में 2 है। और सी में क्या है? सी में 1 है। और माही में क्या है? 5 है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ चलो, हाँ इससे संबंधित कुछ व्याख्या दी हुई है, उसके बारे में बात करते हैं। गगर नदी राजस्थान में प्रवाहित होने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। सही बात है, अंत्य प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? गगर। लेकिन पूर्णतः राजस्थान बहने वाली सबसे लंबी नदी अंत्य प्रवाह की कांतली हो जाती है। और उत्तर दिशा से राजस्थान में प्रवेश करने वाली प्रमुख नदी है कौन सी? गगर नदी। उत्तरी राजस्थान से प्रवेश करने वाली नदी है गगर। एकमात्र राजस्थान की ऐसी नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, वो कौन सी नदी है? दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। राजस्थान में दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली चंबल नदी है। चंबल नदी यूं बह रही है ना, आगे जाते तो वैसे यूं मुड़ जाती है, लेकिन दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। तो एकमात्र नदी है वो चंबल नदी है, ठीक है। माही तो यूं है, वापस मुड़ जाती है ना। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन सा युग्म सुमेलित है वो बताना है। अरावली का शाब्दिक अर्थ, अरावली का शाब्दिक अर्थ चोटियों की पंक्तियां, चोटियों की पंक्ति, ठीक है। और फिर दूसरा ऑप्शन दिया है अरावली का उद्भव,
क्या दिया है, कैनेडियन काल, कैनेडियन काल। फिर है लाटी सीरीज, जिप्सम बहुल क्षेत्र। और सीप, एक बालू का स्तूपों का प्रकार होता है सीप, और इसका अर्थ दिया है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। तो ध्यान देना, सीप अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ का अर्थ होता है हवा के समकोण बनने वाले, हवा यूं चल रही है तो हवा के समकोण बनने वाले बालू का स्तूप है, वो होते हैं अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ होते हैं। और एक होता है अनुदैर्ध्य, वो होता है हवा के समानांतर, जिस प्रकार हवा चल रही है उसी प्रकार जो बन रहे हैं बालू का स्तूप, उनको कहते हैं अनुदैर्ध्य। ठीक है, और वही अर्थ होता है सीप, उसी प्रकार का अर्थ सीप का है। तो सीप में क्या होता है, जिस दिशा में हवा चल रही है उसी दिशा में जो बालू का स्तूप बनते हैं, तो वही उसे कहा जाता है सीप। तो इसमें ये अनुप्रस्थ नहीं होता, तो ये ऑप्शन गलत है। फिर दिया है ऑप्शन लाटी सीरीज। लाटी सीरीज अपन को जैसे ज्ञात है कि पोकरण से मोहनगढ़, जैसलमेर में पोकरण से मोहनगढ़ के बीच में भूगर्भिक जल पट्टी है, भूगर्भिक जल पट्टी है, जहां पर कौन सी घास पाई जाती है, सेवण घास। सेवण घास का वानस्पतिक नाम क्या है, लिस्यूरिस सिंडिकुस, लिस्यूरिस सिंडिकुस। तो ये घास वाला क्षेत्र है लाटी सीरीज। तो यहाँ जिप्सम बहुल क्षेत्र नहीं है, ये लाटी सीरीज में जिप्सम का नहीं है। फिर है अरावली का उद्भव, तो इसमें दिया है कैनेडियन काल, तो अरावली कैनेडियन काल की नहीं होकर किस काल की है, प्री कैम्ब्रियन काल की है। तो प्री कैम्ब्रियन काल की है अरावली, तो ये भी ऑप्शन गलत है और ये भी गलत है। अरावली का शाब्दिक अर्थ होता है चोटियों की पंक्ति। तो इसमें जैसे हिंदी का शब्द होता है अवली, अवली का अर्थ होता है पंक्ति, अवली का अर्थ होता है पंक्ति, उसी के से शब्द बना है क्या है, चोटियों की पंक्ति, अरावली। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट है। अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीनतम मोड़दार पर्वतमाला यानी प्राचीन वलित पर्वतमाला है। और अरावली की उत्पत्ति किस काल में हुई है, प्री कैम्ब्रियन काल में। अरावली की उत्पत्ति है, उद्भव है किस काल में, प्री कैम्ब्रियन। और ये प्राचीन वलित पर्वतमाला है। हिमालय की बात करें तो ये नवीन वलित पर्वतमाला हिमालय है, उसी प्रकार प्राचीन वलित पर्वतमाला अरावली है। अरावली की उत्पत्ति किस काल में हुई है, तो वो क्या दिया था, तो उसमें ये नहीं है, इसमें क्या दिया, शब्द दिया कैनेडियन काल, तो इसमें यह नहीं है, कौन सा है, प्री कैम्ब्रियन काल है, प्री कैम्ब्रियन काल में उत्पत्ति है। फिर आता है पोकरण की लाटी सीरीज, लाटी सीरीज का है जैसलमेर में। पोकरण से मोहनगढ़ के बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमा है पाकिस्तान की, रेड क्लिफ, उसके सारे सारे है भूगर्भिक जल पट्टी है। लाटी सीरीज क्या है, भूगर्भिक जल पट्टी है। और यहाँ कौन सी घास पाई जाती है, तो यहाँ सेवण घास पाई जाती है, सेवण घास पाई जाती है, जिसका वानस्पतिक नाम है लिस्यूरिस सिंडिकुस। और इसी क्षेत्र में गोडावण भी पाया जाता है, सेवण घास गोडावण की प्रिय घास है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपन, पवन की दिशा के समांतर बनने वाले बालू का स्तूप है, उसे क्या कहा जाता है, सीप कहा जाता है। यानी जिस दिशा में पवन चल रही है उसी दिशा में जो बालू का स्तूप बनता है उसे सीप या अनुदैर्ध्य भी कह सकते हैं, अनुदैर्ध्य भी समानांतरी होते हैं। और अगर अनुप्रस्थ शब्द है, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ शब्द है, अनुप्रस्थ, तो इसमें कह सकते हैं हवा के समकोण, हवा इधर चल रही है तो वो ऐसे बनेंगे, हवा के समकोण बनने वाले वो होते हैं अनुप्रस्थ। इसमें कहा गया इन्हें रेखीय, इन जो सीप है ना उसको रेखीय या देशांतरीय बालू का स्तूप भी कहा जा सकता है। फिर सीप शब्द का अर्थ बताया है कि किस भाषा का है, अरबी भाषा का है। और स्वर्ड शब्द है, स्वर्ड कह सकते हैं, स्वर्ड बोलते हैं जैसे, तो ये शब्द है, ठीक है, इसमें यहाँ पर है ये, इस शब्द से हुई है। और सीप, सीप के विपरीत यानी उल्टा, सीप तो होता है हवा के समानांतर, इसके विपरीत होता है अनुप्रस्थ यानी समकोण रूप में, अनुप्रस्थ रूप में बालू का स्तूप जो हवा के समकोण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, मानचित्र में चिन्हांकित कौन सा क्षेत्र सही नहीं है, कौन सा क्षेत्र है वो सही नहीं है। तो आंतरिक अपतंत्र, आंतरिक अपतंत्र की बात करें अपन तो ये क्षेत्र है मरुस्थल का, मरुस्थल यानी अंतःप्रवाह की सबसे लंबी नदी राजस्थान की कौन सी, घग्गर नदी। फिर ये कांकली नदी, शेखावटी क्षेत्र की कांकली नदी अंतःप्रवाह की। और जैसलमेर की कांकनेय या मसूरदी नदी
ये भी अंत्यपर्वा की नदियां हैं, तो ये मरुस्थलीय क्षेत्र अंत्यपर्वा का क्षेत्र पड़ता है, तो ये तो बिल्कुल सही है। फिर बात करते हैं अपन साबरमती अफवाह क्षेत्र। साबरमती नदी का उद्गम स्थल गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से है, तो उदयपुर और सिरोही का क्षेत्र ये दिया है इसमें, तो बिल्कुल सही है, साबरमती नदी का अफवाह क्षेत्र माना जाता है। चलो फिर अपन बात करते हैं देवगिरी हिल्स। देवगिरी हिल्स है, ये जयपुर का जिला है, यहाँ थोड़ी सी सीमा पड़ती है, ये अलवर का, ये जयपुर का, सुरही के आकार का जिला जयपुर, और जयपुर से जस्ट नीचे का जिला है कौन सा, टोंक। टोंक जिले में जो पहाड़ियां हैं वो देवगिरी की पहाड़ियां हैं, देवगिरी की पहाड़ियां का टोंक में है। उसके बाद में अपन बात करते हैं चेत्तावास दर्रा। चेत्तावास दर्रा तो राजस्थान में कहां पर है, तो इसमें यह क्षेत्र दिया है नागौर और अजमेर, तो नागौर अजमेर में चेत्तावास दर्रा नहीं है। तो चेत्तावास दर्रा कहां है, रामगढ़ दर्रा, एक है रामगढ़ दर्रा, रामगढ़ दर्रा, और दूसरा है चेत्तावास दर्रा। रामगढ़ और चेत्तावास ये दोनों दर्रे है कहां पर, तो ये बूंदी जिले में, ये जिला पड़ता है इधर कोटा, दोनों साइड से एमपी की सीमा स्पर्श करने वाला जिला कोटा, कोटा के जस्ट इधर तो ये जिला है बूंदी। तो बूंदी जिले में ये दोनों क्रेटर, ये दर्रे हैं कौन से, रामगढ़ दर्रा और चेत्तावास दर्रा। ये यहाँ अजमेर और नागौर के बीच नहीं है, ये अजमेर नागौर के बीच का अगर क्षेत्र बात करें अपन, ये कुबड़ पट्टी का क्षेत्र है, फ्लोराइड वाला क्षेत्र है। और बूंदी जिले में क्या है, रामगढ़ और चेत्तावास दर्रे। अगर रामगढ़ दर्रे की बात करें तो ये तो हो गया अपन का बूंदी में, लेकिन एक बात अपन कर सकते हैं, एक रामगढ़ क्रेटर, रामगढ़ क्रेटर की बात करें, रामगढ़ क्रेटर की बात करें तो ये है 12 जिले में, रामगढ़ क्रेटर है वो 12 जिले में है, और ये रामगढ़ का दर्रा और चेत्तावास का दर्रा है ये बूंदी जिले में पड़ते हैं। इसी के साथ अपन का कौन सा क्वेश्चन इसमें ऑप्शन गलत है, तो ये चेत्तावास वाला गलत है, तो इसमें कितना लिखा है, 2 नंबर, तो 2 नंबर इसमें यहाँ है, तो 2 नंबर ऑप्शन गलत है इसमें। नेक्स्ट अपन इससे संबंधित फैक्ट लेते हैं, मानचित्र में चित्रांकित नागौरी उच्च भूमि को प्रदर्शित करता है। नागौरी उच्च भूमि को प्रदर्शित करने वाला वो क्षेत्र जो जहां पर चेत्तावास लिखा वो गलत है, और वहां क्या है, नागौरी उच्च भूमि, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है, समुद्र तल से औसत ऊंचाई जिसकी नागौरी उच्च भूमि की 300 से 500 मीटर की है, 300 से 500 मीटर औसत ऊंचाई है नागौरी उच्च भूमि की। और यह क्षेत्र नागौर, नागौर में कहा है, मेड़ता से अजमेर में पुष्कर तक, मेड़ता नागौर से अजमेर में पुष्कर तक का जो भूगर्भिक इस प्रकार की ये पानी में खारापन है, तो और उसमें क्या है, फ्लोराइड की मात्रा अधिक है, फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने से क्या होता है, फ्लोरोसिस रोग हो जाता है, हड्डियां मुड़ जाती है, हड्डियां टेढ़ी हो जाती है, दांत पीले हो जाते हैं और भंगुर स्थिति में हो जाते हैं, तो इसे कहा जाता है कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी। और जल में किसकी मात्रा है, फ्लोराइड की अधिक मात्रा होने के कारण क्या हो जाता है, कुबड़ हो जाती है, और हड्डियों में क्या हो जाता है, टेढ़ापन की समस्या आती है, और दांत से संबंधित रोग हो जाता है। रामगढ़ दर्रा और चेत्तावास दर्रा, अभी अपन ने बात की रामगढ़ और चेत्तावास दर्रे की, ये किस जिले में है, तो बूंदी जिले में है। अगर रामगढ़ क्रेटर की बात करें तो बताना 12 जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झील और उससे संबंधित कौन सा जो सुमेलित नहीं है जानकारी वो बतानी अपन को, सांबर झील। सांबर झील क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी झील है। फिर बात की है पुष्कर झील की, तो काला डेरा भी कहा जाता है, ज्वालामुखी क्रेटर से निर्मित है ये, इसीलिए इसको काला डेरा भी कहा जाता है। और फिर है गजनेर, गजनेर झील कहाँ है, ये गजनेर जिला है, झील है बीकानेर में, गजनेर झील कहाँ है, बीकानेर में। और इसकी विशेषता है तो पानी किस प्रकार है, दर्पण के समान एकदम साफ पानी है, जिसमें झील का तल भी आसानी से देख सकते हैं अपन। तो गजनेर झील बीकानेर शुद्ध पानी के लिए प्रसिद्ध है। और नक्की झील ये कहाँ है, माउंट आबू। नक्की झील कहाँ है, सिरोही में है। नक्की झील कहाँ है, सिरोही में है नक्की झील। और इसकी विशेषता, नक्की झील औषधि झील नहीं है, किस प्रकार की है, तो यह एक ज्वालामुखी क्रेटर झील है, ज्वालामुखी क्रेटर झील है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो गया, 4 नंबर ऑप्शन इसमें गलत है। इससे संबंधित कुछ फैक्ट है वो देखते हैं। माउंट आबू सिरोही स्थित नक्की झील विवर्तिक अथवा क्रेटर, हाँ विवर्त
विवर्तनिक या विवर्तनिक होता है, यहाँ ये न है, विवर्तनिक या क्रेटर झील का उदाहरण है। माउंट आबू की नक्की झील है किस प्रकार की, विवर्तनिक या क्रेटर झील का उदाहरण है। राजस्थान की सर्वोच्च ऊंचाई पर सबसे ऊंची झील कौन सी है राजस्थान में, तो नक्की झील है। और इसमें कौन कौन सी चट्टानें हैं, टोड रॉक, नंद रॉक वगैरह इस प्रकार की, पेरेट रॉक, नंद रॉक, टोड रॉक, नंदी रॉक, नंदी रॉक और पेरेट रॉक, इस प्रकार की ये चट्टानें हैं। और इस झील के किनारे हाथी गुफा, चंपा गुफा भी स्थित है। और फिर है इंपॉर्टेंट बात है, ग्रासिया जनजाति के लोग इसे पवित्र झील मानते हैं और अपने पूर्वजों की अस्थियां विसर्जित इस झील में करते हैं। फिर बात करते हैं अपन बीकानेर की गजनेर झील। तो गंगा सरोवर भी कहा जाता है, गजनेर को क्या कहा जाता है, गंगा सरोवर। पुष्कर झील के बारे में बात करें तो ज्वालामुखी का एक ज्वालामुखी झील का उदाहरण है, इसे काला डेरा भी कहा जाता है। ज्वालामुखी क्रेटर से निर्मित है पुष्कर वाली झील भी, और जो नक्की झील है माउंट ये सिरोही वाली माउंट आबू, वो भी ज्वालामुखी क्रेटर का उदाहरण है। अर्धचंद्राकार रूप में कौन सी झील, पुष्कर। पुष्कर झील की विशेषता है किस प्रकार की है, अर्धचंद्राकार रूप की है। और इसलिए और नाम पुष्कर क्यों पड़ा, पुष्करना ब्राह्मणों के कारण के नाम पर रखा गया पुष्कर। और किस प्रकार की है, अर्धचंद्राकार ये झील है। अजमेर, नागौर और जयपुर, अजमेर, नागौर और जयपुर 3 जिला है। इसका मतलब किसकी बात कर रहे हैं, सांबर झील की बात कर रहे हैं। 3 जिलों में विस्तृत है, लेकिन मुख्यालय अगर कह दे तो जयपुर बताना है, लेकिन जिले तीनों ही बताना है। कौन से, सांबर झील का विस्तार है तो बताना अजमेर, नागौर और जयपुर में। सर्वाधिक है तो जयपुर में है। तो इसका सांबर झील का क्षेत्रफल कितना, लगभग 500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है सांबर झील। और ये एशिया की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय नमक उत्पादन का प्रमुख केंद्र मानी जाती है। और अगर सांबर झील की बात करें, भारत की 8.7% नमक उत्पादन करती है और राजस्थान का 92% नमक सांबर झील उत्पादन करती है। और यहाँ पर सांबर झील में हिंदुस्तान सल्ट लिमिटेड स्थित है, भारत सरकार का उपक्रम, जिसकी स्थापना 1964 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। जलवायु के वैश्विक वर्गीकरण में, जलवायु के वैश्विक वर्गीकरण में AW क्षेत्र को सवाना, AW क्षेत्र को सवाना जलवायु प्रदेश, सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हाँ, और फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन, राजस्थान के दक्षिणी जिलों को सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। फिर है वैश्विक रूप में, वैश्विक रूप में AW 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 35.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है, ये AW वाला क्षेत्र। तो इसमें बताना है कि कौन सा गलत है, कौन सा गलत है, तो इसमें बताइए कौन सा गलत है। तो बात अपन करते हैं जलवायु के वैश्विक वर्गीकरण में AW है, AW में कौन सा आता है, सवाना है या नहीं है, बताइए AW में सवाना है कि नहीं है। और फिर है राजस्थान के दक्षिणी जिलों में सवाना तुल्य जलवायु। और फिर आता है वैश्विक रूप से AW, तो यहां ध्यान रखना, यहां पर यह कितना है, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य है। और ध्यान रखना ये दोनों ध्रुवों में, ये अगर विषुवत रेखा है तो उत्तरी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को अपन बोलते हैं कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को जो मकर रेखा बोलते हैं। तो ये इससे अपन लेते हैं ये 0 डिग्री है, तो 30 से ये 10 से शुरू करते हैं और 30 तक, और इधर भी 10 से शुरू करते हैं और 30 तक। इन दोनों के बीच में, दोनों गोलार्धों में ये किस प्रकार का है, तो वो है AW। तो यहाँ ये गलत है, अपन को गलत ही बताना है। ऑप्शन नंबर 3 गलत है, इसमें 3 गलत दिया है, इसमें कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 में। तो वापस एक बार देख लेते हैं, इसमें जलवायु के वैश्विक वर्गीकरण है AW किस में आता है, कोपेन के वर्गीकरण में आता है, कोपेन के वर्गीकरण में। कोपेन के वर्गीकरण के राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में। मरुस्थलीय भाग है, उसको किस रूप में माना है, BWHW। अर्ध शुष्क का क्षेत्र है, उसे कहा गया BSHW। और पूर्वी राजस्थान के जिले हैं वो किस में रखा गया, CWG में, CWG में। और जो
हाड़ौती का थोड़ा क्षेत्र और दक्षिणी राजस्थान का क्षेत्र है वो किस में रखा गया है, AW में। तो इसमें कहा गया AW है वो सवाना तुल्य जलवायु है, सवाना तुल्य, बिल्कुल सही बात है। और दक्षिणी राजस्थान के, इसमें स्पष्ट कहा गया दक्षिणी राजस्थान के जो जिले हैं वो सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें 3 गलत है, बाकी सारे सही है। तो 3 में कहा है ये 23.5 से 35.5 कहा गया, इसमें है 10 से 30, दोनों गोलार्धों में 10 से 30 के बीच में है देशांतरों में AW। नेक्स्ट अपन इससे संबंधित कुछ फैक्ट देखते हैं। राजस्थान के संदर्भ में इसे उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु कहते हैं। जो किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन, AW के बारे में बात कर रहे हैं। राजस्थान में ये क्या है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ग्रीष्म काल में औसत तापमान, इसमें औसत तापमान ग्रीष्म काल में कितना रहता है, 30 से 34 डिग्री सेल्सियस, और शीतकाल में 12 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। और किसकी विशेषता बता रहे हैं, AW की। और फिर है जबकि वार्षिक वर्षा का औसत 800 मिमी, 800 mm, या कह सकते हैं 80 क्या है सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र है दक्षिणी, और थोड़ा बहुत हाड़ौती का क्षेत्र है AW वाला। इसमें क्या है वर्षा कितनी, 80 सेंटीमीटर या 800 मिलीमीटर, 800 मिलीमीटर। और तापमान भी ध्यान रखना, शीतकाल में कितना 12 से 15 और ग्रीष्म काल में 30 से 34, यानी ग्रीष्म काल में ज्यादा तापमान नहीं रहता, यहाँ सामान्य स्थिति में रहता है, और शीतकाल में भी इतना ठंडा नहीं होता। फिर है जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आने वाले राजस्थान के क्षेत्र में घनी प्राकृतिक वनस्पति, मानसूनी पतझड़ वृक्ष मिलते हैं, इस क्षेत्र में यह विशेषता है। और फिर AW के जिले कौन कौन से पड़ते हैं वो ध्यान रखना, विशेष क्वेश्चन बनता है यहाँ, डूंगरपुर, दक्षिणी चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और झालावाड़, यानी आर्द्र वाला क्षेत्र है इसमें। फिर बात करते हैं सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश और सूडान तुल्य जलवायु प्रदेश का ग्लोब पर विस्तार। ग्लोब पर विस्तार कहाँ है, वो किसके बारे में, AW के बारे में बात कर रहे हैं। 10 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य का क्षेत्र है, 10 से 30 के मध्य का क्षेत्र है सवाना और सूडान तुल्य जलवायु। और इस जलवायु प्रदेश में अफ्रीका के सवाना के समान बड़े बड़े घास के मैदान मिलते हैं। हाँ, अपन जो बात कर रहे हैं राजस्थान के भौतिक संसाधन और भौतिक स्वरूप के विशेष क्वेश्चनों के बारे में, और इससे संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेके आ रहे हैं। ये सेशन आपको कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में बताना। धन्यवाद।